हेलो फ्रेंड्स, मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से आज हम जानेंगे लोगों का पैसे के प्रति बिहेवियर और पैसों को हैंडल करने के तरीके। आइए स्टार्ट करते हैं। पैसों को सही तरीके से हैंडल करने की कला आपके स्मार्टनेस में नहीं बल्कि पैसों को लेके आपके बिहेवियर पर निर्भर करता है। कभी कभी एक जीनियस भी पैसों को गंवा देता है और कभी कभी एक ऑर्डिनरी इंसान भी पैसों से वेल्दी बन सकता है। एग्जाम्पल, रोनाल्ड रीड जो कि एक छोटे से गांव से थे और अपनी फैमिली में पहले ग्रेजुएट थे। उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कार के गैराज में काम किया और फिर फ्लोर स्वीपिंग का काम किया, लेकिन उनके मरने के वक्त उनके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी जो कि उन्होंने पूरी लाइफ सेविंग और इन्वेस्टिंग करके कमाया था। वहीं उनके अपोजिट रिचर्ड फुस्कॉन जो कि हार्वर्ड एजुकेटेड थे और MBA थे, वो बहुत ही अमीर थे और एक लेविश लाइफस्टाइल जीते थे। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में वो बैंकरप्ट हो गए और उनकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई। रोनाल्ड रीड एक पेशेंट इन्वेस्टर थे, वहीं रिचर्ड फुस्कॉन एक ग्रीडी मिलियनर। फाइनेंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसे हार्ड साइंस नहीं होता बल्कि सॉफ्ट स्किल होता है, क्योंकि बॉडीज और केमिकल्स सोचते नहीं हैं लेकिन लोग सोचते हैं। फाइनेंस लोगों के बिहेवियर पर निर्भर करता है और हर व्यक्ति का लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता है। अगर आपने 2008 में स्टॉक मार्केट में पैसे लगाए थे और रिसेशन की वजह से आपका नुकसान हुआ, तो हो सकता है आप लाइफ में दोबारा कभी इन्वेस्ट ही ना करें। वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म हो जाने के बाद जर्मनी और जापान की इकोनॉमी कोलैप्स हो चुकी थी, लेकिन US की इकोनॉमी बूम कर रही थी। इसलिए उस समय जर्मनी और जापान में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग होंगे और US में रहने वाले लोगों के एक्सपीरियंस अलग। हर फाइनेंशियल डिसीजन इंसान के दिमाग में चल रही स्टोरी और उस मोमेंट पे उसे क्या सही लगता है इस पर निर्भर करता है। अमेरिका में लोअर क्लास लोग सालाना लॉटरी में $412 खर्च कर देते हैं, जिसके लगने की प्रोबेबिलिटी 1 in a million है। वहीं 40% लोअर क्लास लोग इमरजेंसी के वक्त $400 भी नहीं जुटा पाते। अब आप सोचेंगे तो वो उन लॉटरी के पैसों को जमा क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी सिचुएशन लॉटरी ही बदल सकती है और उसमें रिस्क कम है लेकिन रिवार्ड बहुत ज़्यादा है। लोगों की साइकोलॉजी पर निर्भरता की वजह से फाइनेंशियल आउटकम्स कैलकुलेशन पे कम और लक और रिस्क पे ज़्यादा निर्भर करते हैं। लकी होने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिल गेट्स। बिल गेट्स जिस स्कूल में जाते थे वहाँ एक कंप्यूटर था। उस जमाने में किसी स्कूल में कंप्यूटर होने का चांस 1 in a million था। जहाँ बिल गेट्स 8th क्लास से ही प्रोग्रामिंग कर रहे थे, वहीं उस समय के कई कॉलेज ग्रेजुएट्स के पास कंप्यूटर देखने को भी नहीं था। अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। पहला, आपको अपने इन्वेस्टमेंट का टाइम हॉरिजन लंबा रखना चाहिए और दूसरा, आपको अपने कुछ इन्वेस्टमेंट से नुकसान झेलने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा। आइए पहले टाइम हॉरिजन की बात करते हैं। वॉरेन बफेट जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, उनकी वेल्थ का कारण सिर्फ उनका तेज दिमाग नहीं बल्कि टाइम भी है। उन्होंने 10 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग शुरू की और 30 साल तक उनके पास $1 मिलियन बन चुके थे। 83 साल तक उन्होंने $58 बिलियन कमा लिए थे। उनके इसी ग्रोथ रेट को अगर हम लें और हम ये माने कि अगर वो 10 साल से नहीं बल्कि 30 साल की उम्र से उन्होंने शुरुआत की होती तो उनके पास मैक्सिमम $20 मिलियन ही होते। कंपाउंडिंग, जिसे कि वर्ल्ड का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, वो आपके टाइम हॉरिजन पर निर्भर करता है। इसीलिए अपने इन्वेस्टमेंट को बिना डिस्टर्ब किए लंबे समय तक ग्रो होने का समय दीजिए। अच्छी इन्वेस्टमेंट का दूसरा पहलू है कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फेल होने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। आजकल हर कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में से कई कंपनीज फेल हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उस फंड का रिटर्न अंत में अच्छा होता है, क्योंकि बाकी बची कंपनीज इतना रिटर्न देती हैं कि वो लॉस मेकिंग कंपनीज को भी कवर कर देती हैं। डिज्नी जो कि एनिमेशन की एक बहुत बड़ी कंपनी है, शुरुआत में इसकी ज़्यादातर एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी और कंपनी कंगाली की कगार पे आ चुकी थी, लेकिन अंत में उसका एक शो स्नो वाइट इतना हिट हो गया कि रातों रात डिज्नी एनिमेशन की बहुत बड़ी कंपनी बन गई। फाइनेंस के फील्ड में आपका कोई डिसीजन सही और कोई डिसीजन गलत हो सकता है, इसलिए अपने गलत डिसीजन होने वाले नुकसान के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। आप में से कई लोग लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं और सेविंग और इन्वेस्टिंग से ज़्यादा स्पेंडिंग और लग्जरी में फोकस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि ट्रू वेल्थ वो नहीं जो दिखती है बल्कि वो है जिससे आपने अभी तक कोई भी लायबिलिटी जैसे कार, लग्जरी ट्रैवल, इन सब में खर्च ना किया हो। आपकी ट्रू वेल्थ आपके एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टी, आपका इन्वेस्टमेंट और आपकी सेविंग्स, जिसे आप कभी भी शो ऑफ नहीं कर सकते। अगर किसी ने 1 करोड़ की फरारी ली है तो उसे देखकर उसकी वेल्थ का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उसकी वेल्थ से 1 करोड़ कम हो चुका है। वेल्थी होने का सही मतलब है आपका अपने टाइम पे कंट्रोल और ऐसी फ्रीडम होना कि आप जो चाहें जब चाहें कर सकते हो।
पिछले 50 सालों में मिडिल क्लास ने मटेरियली तो बहुत प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन टाइम उनके पास नहीं बचा है। पहले ज़्यादातर काम फैक्ट्रीज, खेतों या कंस्ट्रक्शन में होते थे, जहाँ बस 8 से 10 घंटे का फिजिकल प्रेजेंस जरूरी था। लेकिन आज ज़्यादातर जॉब्स वाइट कॉलर हो चुके हैं, जिनका काम मोबाइल, लैपटॉप या हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसीलिए टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं रहा और हमारी हैप्पीनेस कम होती जा रही है। कई लोग लग्जरी आइटम्स इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें एडमायर करें, लेकिन रियलिटी में लोग उन्हें नहीं, उनकी वेल्थ को एडमायर करते हैं और उनकी वेल्थ को अपनी लाइफ का एक बेंचमार्क बना लेते हैं। अगर आप एक फेरारी कार को रोड पे चलते हुए देखते हैं तो आप बस यही सोचते हैं कि कितनी मस्त कार है, इसे मैं एक दिन जरूर लूंगा। कोई भी ये नहीं सोचता कि फेरारी चलाने वाला कितना मस्त है और एक दिन मैं इसके जैसा बनूंगा। आपकी ह्यूमिलिटी, काइंडनेस और एम्पैथी आपको अपनी वेल्थ से ज़्यादा एडमिरेशन दिलाएगी। अब अगला सवाल जो मन में आता है वो है कि अगर पैसों को खर्च ना करें तो इसका क्या करें? इसका जवाब है सेव। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसों को तो मैं सेव कर ही रहा हूँ, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के सेव करने की प्लानिंग बहुत ही खतरनाक है। आपको अपने प्लान्स के लिए भी सेव करना है और अनसर्टेनिटी के लिए भी। डिजिटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में जॉब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए जॉब मार्केट में बने रहने के लिए आपको फ्यूचर में नए स्किल एक्वायर करने होंगे। फ्यूचर में अपने स्किल सेट को अपग्रेड करने की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़रूरी होगी, ताकि समय रहते आप सही स्किल सीख जाएं और आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू हो। अपने टाइम को यूज़ करने की फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास तब आएगी जब आप पैसों को अच्छी तरीके से सेव करेंगे। हिस्ट्री हमें यही सिखाती है कि लाइफ बहुत ही अनसर्टेन है। कुछ मुट्ठीभर इंसिडेंट्स लाइफ को लंबे समय तक अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, रिसेशन और आजकल जो चल रहा है कोरोना पेंडेमिक। इसीलिए आपको अपने नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कुछ पैसे बिना किसी उद्देश्य के लाइफ की अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए भी सेव करना होगा और अपनी प्लानिंग में रूम फॉर एरर जरूर रखना होगा, क्योंकि जब भी अनसर्टेनिटीज आती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30 से 40% तक नीचे गिर जाती है। अब इसके लिए रेडी रहने के लिए आपको अपना पॉइंट ऑफ फेलियर आइडेंटिफाई करना होगा। यानी कि मान लीजिए अगर आज आपका जॉब छूट जाए या बिजनेस आपका डूब जाए तो वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा लोन जो आपने ले रखा है, आपके पास इमरजेंसी फंड ही नहीं है, या किसी की हेल्थ का ज़्यादा कॉस्ट जो आपने एंटिसिपेट नहीं किया हो। ऐसी चीज़ों को कवर करने के लिए पैसे अलग से लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप बचा के रखें, जिससे आपको अपने मार्केट में इन्वेस्टेड पैसों को ज़रूरत के समय लॉस में निकालने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को बीच में ही डिस्टर्ब कर देंगे तो आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट की लास्ट टिप जो ऑथर देते हैं वो है कि बबल्स से बच के रहना और दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट ना करना। बबल्स होते हैं किसी भी फाइनेंशियल एसेट की एकदम से वैल्यू बढ़ जाना और जिसका फ़ायदा उठाने के लिए सब उस पर पैसे लगाने लगते हैं। आपको ऐसे बबल्स में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वहीं फाइनेंस की दुनिया में हर इंसान का गोल अलग होता है। कोई ट्रेडिंग के लिए पैसे लगाता है, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लगाता है और कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लगाता है। बिना किसी के गोल जाने बजाय अगर आप किसी की इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं तो आपको पछताना पड़ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और इसका आउटकम लक और रिस्क पे डिपेंड करता है। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आप हम्बल रहें और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, और अगर आपको नुकसान हो तो आप अपनी गलतियों से सीखें। ये सारी बातें हमने डिस्कस की मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ऐसी बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।